तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, उसी के सामने लिखेंगे कि मध्यकालीन मुस्लिम शासक केवल इस्लामिक धार्मिक पुस्तक यथा सैयद के आधार पर ही शासन नहीं करते थे, बल्कि जवाबी कानून क्या है, आप ऐसे लिखेंगे, जवाबी कानून, शाही कानून या पंथ निरपेक्ष कानून या राजकीय कानून। फिर सुनिए, जैसे मैंने कहा था कि प्राचीन काल में, एंशिएंट हिस्ट्री में जो हिंदू शासक हुआ करते थे वो केवल धार्मिक कानून के आधार पर ही शासन नहीं करते थे, बल्कि उनकी एक क्या हुआ करती थी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र के भी करते थे, बताया है, ठीक है ना। और वो धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से शासन नहीं करते थे, जैसे कि यथा मनुस्मृति, नारद स्मृति, कीर्तिमणि स्मृति। ठीक वैसे ही मुस्लिम शासक भी हमारे जो है, जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे मध्यकालीन में, वो भी अपने इस्लामिक धार्मिक पुस्तक के आधार पर, जो यथा सैयद के आधार पर ही शासन नहीं करते थे, बल्कि जवाबी कानून के आधार पर भी शासन करते थे, लिख ले। उदाहरण के लिए लिखे, एक करखम्स को लिया जा सकता है, करखम्स क्या है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। करखम्स जो युद्ध में अर्जित संपत्ति होती थी, युद्ध के द्वारा जो अर्जित की गई संपत्ति होती थी, उसका बंटवारा क्या कहलाता था, करखम्स कहलाता था। क्लियर रहेगा, ठीक है, लिखे। तो एक तरफ आप ऐसे बना लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए, शासक ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन लिख लीजिए, आता है शासक। दूसरी तरफ लिखिए अधीनस्थ अमीर वर्ग। देखो, एक शरीयत के अनुसार जो है, शरीयत के अनुसार जो कर लिया जाता था, वो 4 प्रकार के कर लिए जाते थे। आप ऐसे बनाइएगा, अमीर वर्ग होते थे, और शासक होते थे शरीयत के हिसाब से। और अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक, इनका जो खिलजी के शासनकाल में 4/5 और इसका 1/5। अधीनस्थ या अमीर वर्ग का जो हुआ करता था कर, उस टाइम का
वो होता था, शरीयत के अकॉर्डिंग होता था 4/5, अलाउद्दीन खिलजी के समय 1/5 और फिरोज शाह तुगलक के समय 4/5 भाग ये जो है ये क्या थे, मनसब हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? मनसब। ठीक है, आपसे पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का मनसब कितना, इनके जो अधीनस्थ अमीर वर्ग के इनका मनसब कितना हुआ करता था, ये चीज समझ में आया है। ठीक है, तो लाइन चेंज करके लिखे कि शरीयत के अनुसार 4 प्रकार के कर लिए जा सकते हैं। शरीयत के अनुसार 4 प्रकार के कर लिए जा सकते थे, 4 प्रकार के। पहला लिखे खम्स, पहला खम्स, दूसरा खिराज, तीसरा जजिया, चौथा जकात, ये कर है। ये 4 प्रकार के कर लिए जाते थे शरीयत के अनुसार, खिराज, जजिया, जकात। लेकिन फिरोज शाह का जब समय आया तो फिरोज शाह के समय ये सारे कर खत्म कर दिए गए। लिखेंगे, लिख ले पहले। फिरोज शाह तुगलक के समय तक आते आते, नहीं नहीं खत्म नहीं कर दिए गए, सॉरी, लिखेंगे आप। पहले तो शरीयत के अनुसार 4 कर लिए जाते थे, खम्स, खिराज, जजिया, जकात। लिखो, फिरोज शाह तुगलक के समय आते आते, फिरोज शाह तुगलक के समय आते आते इन चारों करों के अलावा, इन चारों करों के अलावा मतलब कौन, बोलते रहेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, बाकायदा आवाज आनी चाहिए। खम्स, खिराज, जजिया, जकात। फिरोज शाह तुगलक के समय आते आते इन चारों करों के अलावा 24 और भी प्रकार के कर वसूले जाने लगे। 24 और भी प्रकार के कर वसूले जाने लगे। जैसे लिखे आप, फिरोज शाह का जब समय आया, फिरोज शाह के समय जो 4 कर लिए जा रहे थे, उस टाइम इन 4 करों के अलावा जो है 24 और भी प्रकार के कर वसूले जा रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इन सभी करों को समाप्त कर दिया, कुछ कर को छोड़ करके जो यदा कदा कर रह गए थे उनको। लिखेंगे आप उसी के सामने कि जिसे उसने समाप्त कर दिया, जिसे उसे समाप्त कर दिया, या जिसे उसे उसने समाप्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने एक अच्छा काम ये किया कि जो सारे कर थे क्या किए, अभी बता रहे हैं, खर्च, खिराज, जजिया, जकात क्या है, और जो और भी अन्य प्रकार के कर वसूले जा रहे थे उस टाइम, उसको उन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। यथा घड़ी मतलब लिख लेते, यथा घड़ी चरी आदि। नेक्स्ट लाइन करके लिखेंगे, मध्यकाल में, मध्यकाल में इस्लामिक शासनकाल में, मध्यकाल में इस्लामिक शासनकाल में ऐसे रीति रिवाजों का आरंभ, ऐसे रीति रिवाजों और परंपराओं का आरंभ हुआ। ऐसे लिखेंगे, मध्यकाल में, मध्यकाल के शासनकाल में ऐसे रीति रिवाजों और परंपराओं का आरंभ हुआ जो गैर इस्लामिक थे, जो गैर इस्लामिक थे। मतलब इस्लाम धर्म उनको यही कहता था, लेकिन फिर भी ऐसे रीति रिवाज और परंपराओं का आरंभ हुआ जो गैर इस्लामिक थे। इसी में लिखेंगे आप, यहां तक कि धर्म परंपराओं, कर्म लिख लीजिएगा, कर्म या धर्म, जैसे कर्म परंपराओं लिखो, धर्म लिखो, ठीक है, धर्म परंपराओं, बूत प्रशस्ति की झलक, बूत प्रशस्ति की झलक दिखाई पड़ती है, या बूत प्रशस्ति की झलक दिखाई पड़ती है या मिलती है, जैसे भी लिखेंगे, बूत प्रशस्ति की झलक मिलती है। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो, इन गैर इस्लामिक परंपराओं में प्रमुख है, गैर इस्लामिक परंपराओं में प्रमुख है, क्या लिखिए, इन गैर इस्लामिक परंपराओं में प्रमुख है। और इसे ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग होकर पढ़िएगा, ठीक है, बोर होकर नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री है ताकि सब चीजें समझ में आती रहे। तो पहला लिखे सिजदा, सिजदा। देखो ये क्या है, सिजदा का मतलब क्या होता है, नाम सुना है आपने सिजदा? हाँ? अच्छा, सजदा सुने हो, क्या है? सजदा का मतलब झुकना, क्या है?
झुकना, लिख लीजिए आप, सजदा, झुकना। पैबोश नाम सुने हैं? पैबोश, पैबोश, ये इस्लामिक शब्द नहीं है। सिजदा, झुकना, झुकना, सजदा या सिजदा जैसे लिखना चाहे। सजदा मतलब झुकना, सजदा या सिजदा जैसे आप, क्या होता है सजदा सिजदा? सजदा, तो हम सजदा हटा दें। ठीक है, मतलब झुकना। पैबोश, पैबोश मतलब झुककर पैर छूना, पैबोश। झुककर पैर छूना। अब देखिएगा उसमें जो मुस्लिम धर्म में है वो पैर वैर नहीं छूते हैं, आई थिंक, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है लेकिन शायद यही होगा, है ना, है ना। तो इस सब वही बात है ना कि ये क्या है, गैर इस्लामिक परंपराओं के प्रमुख भाग है, मतलब प्रमुख है कि ये सब नहीं हुआ करता, लेकिन हुआ। तो ये है, एक है झरोखा दर्शन, इसी में लिखेंगे झरोखा दर्शन। ये झरोखा दर्शन क्या है? मतलब शासक द्वारा आम जनता को दिया जाने वाला धन, झरोखा दर्शन हुआ करता था। शासक आता था और धन को इसे लुटा देता था। ठीक है, तो शासक द्वारा दिया जाने वाला, ठीक है, झरोखा दर्शन। लिख, लिखना चाहे तो काल दर्शन लिखे, काल दर्शन या तुलादान एक ही बात है, झरोखा दर्शन के बाद में। काल दर्शन या तुलादान, ये क्या है? काल दर्शन और तुलादान क्या है? जन्मदिन के अवसर पर, जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं ना, तो जन्मदिन के अवसर पर कीमती पत्थरों के द्वारा धन को तौलना, और जब तौल लो उस कीमती पत्थरों से तो उस धन को क्या करो, आम जनता में बांट देना, वही है तुलादान और काल दर्शन। मतलब सिक्कों को ऐसे करिएगा आप, ऐसे लिखिएगा, अगर लिखना चाहे तो याद रहेगा, रहेगा। ये काल दर्शन क्या है, तुलादान क्या है? जन्मदिन के अवसर पर कीमती पत्थरों से सिक्कों को तौलना और उसे आम जनता में बांट देना। ठीक है, तुलादान या काल दर्शन चलेगा। एक लिखिएगा नरोजा प्रथा, नरोजा प्रथा क्या है? आप लोग वो मनाते हैं ना, क्या है, न्यू ईयर, वर्ष का पहला दिन उत्सव के रूप में मनाना ही नरोजा प्रथा होगा। ठीक है, अब सुनिए, अगर हमें इस्लामिक सत्ता की स्थापना मध्यकाल की शुरुआत से माननी पड़े तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन अलग अलग क्षेत्रों भूखंडों में अलग अलग तिथियों में, है ना, कहाँ कहाँ कब कब का आक्रमण हुआ, कौन कौन से क्षेत्र जीता गया, ये सब करना असंभव है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हम जब अलग अलग तिथियों में अलग अलग राजवंशों का उल्लेख करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो इस तरह से भी हम ये कह सकते हैं कि जो जेम्स मिल का मत है वो स्वीकार नहीं है। तो हमने प्राचीन भारत में भी करके देखा, मध्यकालीन भारत में भी करके देखा। आइए हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश भारत के बारे में, क्योंकि उन्होंने नाम क्या दिया है, ब्रिटिश भारत दिया है। क्लियर है, तो लिखे कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में क्रिश्चियन मशीनरियों को, क्रिश्चियन मशीनरियों को धर्म प्रचार करने की खुली छूट दे दी गई। ये मशीनरियां, ये ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग, ठीक है, ये मशीनरियां भारत में ये मशीनरियां हो गया है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के नाम पर धर्म परिवर्तन करवा रही थी या धर्मांतरण करवा रही थी। और यह विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में हो रहा था, और यह विशेष रूप से कहां हो रहा था, जनजातीय क्षेत्रों में हो रहा था, जहाँ पे शिक्षा का अभाव होगा, है ना, जहाँ पे लोगों के पास नौकरी रोजगार नहीं होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगी, तो वो लोग आ ही जाएंगे प्रलोभन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे या इसी में लिखें, इसी में लिखें, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य या राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्य, पूर्वी भारत आदि,
शासक वर्ग के धर्म के नामांकन का आधार माना जाए या आधार बनाया जाए, यदि शासक वर्ग के धर्म के नामांकन का आधार बनाया जाए तो क्यों नहीं तो क्यों नहीं हिंदू भारत, मुस्लिम भारत, की तरह की तरह ब्रिटिश भारत को भी ईसाई भारत क्यों न कहा जाए या ईसाई नाम दे दिया जाए। सही बात है। अगर आपने धर्म के आधार पर ही वर्गीकरण किया है तो जैसे प्राचीन काल को आपने हिंदू भारत कहा, मध्यकाल को आपने क्या कहा, मुस्लिम भारत कहा, तो फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक हिस्ट्री है, जो आधुनिक इतिहास है, उसको आप क्यों नहीं ईसाई भारत कहते हो, क्यों ब्रिटिश भारत कह रहे हो फिर, है ना। तो लिखिए उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर, यानी इन सभी वर्गीकरण के आधार पर, इन सभी वर्गीकरण के आधार पर, उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जेम्स मिल द्वारा दिया गया सांप्रदायिक वर्गीकरण स्वीकार्य नहीं है। बात समझ में आया है। तो देखिए हमने धर्म के आधार पर वर्गीकरण करके देख लिया, और जो जेम्स मिल द्वारा दिया गया वर्गीकरण है वो स्वीकार नहीं, क्योंकि आप धर्म के आधार पर किसी का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। अगर धर्म के आधार पर आपने वर्गीकरण किया था तो फिर आपको ब्रिटिश इंडिया को भी ईसाई भारत कहना होगा, जो कि उन्होंने नहीं कहा। इसलिए उपरोक्त में दिए गए जो वर्गीकरण है वो स्वीकार नहीं है, और जेम्स मिल द्वारा जो प्रतिपादित वर्गीकरण है वो सांप्रदायिक वर्गीकरण स्वीकार नहीं है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आधुनिक वर्गीकरण करेंगे। कैसे करेंगे? मॉडर्निज्म क्लासिफिकेशन करेंगे, आधुनिक वर्गीकरण। ये चीजें हमको अच्छे से समझ लेना है, फिर हम लोग स्टार्ट कर भी सकते हैं, अभी नहीं कर सकते स्टार्ट। और इस आधुनिक वर्गीकरण को करने वाले हैं प्रोफेसर रोमिला थापा और आर एस शर्मा, दो ऐसे इतिहासकार हैं। मैं उन इतिहासकारों के नाम लिख रहा हूं, प्रोफेसर आर एस शर्मा और प्रोफेसर रोमिला थापा। इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण करके हमारे इतिहास का वर्गीकरण किया है। दो इतिहासकार के नाम आप याद रखेंगे, कौन कौन? आर एस शर्मा और प्रोफेसर रोमिला थापा। क्लियर रहेगा? एक का वर्गीकरण आपने देखा, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, क्या नाम था उनका? जेम्स मिल। ठीक है, प्रोफेसर दोनों लोग हैं, मत अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, करें फिर हम अब इनके आधार पे करते हैं। ठीक है, रूप हमारा वही होगा। इन्होंने इसका वर्गीकरण जब किया तो कुछ इस तरह से आ रहा है सर। और पहले बताया एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट क्लियर। टाइम क्या बताया? हाँ, आरंभिक काल से, फ्रॉम ईयरलिस्ट टाइम टू 750 एडी, सामंतवाद से पूर्व। आप ऐसे लिखें, सामंतवाद से पूर्व, पहले का शब्द। क्लियर। ये इन्होंने वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण हुआ है, और यही वर्गीकरण मान्य है, यही हमारे इतिहास में मान्य है। दूसरा इन्होंने बताया मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, टाइम इन्होंने बताया फ्रॉम 750 एडी टू 7057 एडी।
और कहा कि ये पूरा काल कहा कि ये सामंतवाद का पूरा काल है, सामंतवाद का पूरा क्या है, पूरा सामंतवाद का काल कहलाया है, और ये सामंतवाद के बाद का काल है। बात समझ में आई है क्या? ठीक है। इन्होंने जो वर्गीकरण किया इन दो इतिहासकारों ने, प्रोफेसर रोमिला थापर एंड प्रोफेसर आर एस शर्मा ने, उन्होंने कहा कि जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, इसका जो टाइम उन्होंने बताया वो कहा फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 750 एडी, और ये कहा कि ये सामंतवाद की पहले का समय है, पहले का काल है, और ये जो भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, इसका समय बताया कि इसका जो समय है वो 750 एडी टू 1757 एडी का है, और ये कहा कि पूरा का पूरा काल जो है सामंतवाद का काल है ये, ठीक है ना। और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, आधुनिक भारतीय इतिहास जो है आपका, वो सामंतवाद की बात का काल है। क्लियर रहेगा ना? कुछ इस तरह से वर्गीकरण किया है। तो अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, अगर ये हो गया है तो आधुनिक वर्गीकरण का कारण क्या है, आधुनिक या आधुनिकी के कारण क्या है, या आधुनिकीकरण के कारण हम लोग समझेंगे कि आधुनिकीकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो हम एक हेडिंग इस तरह से कर सकते हैं कि आधुनिकीकरण के कारण। ठीक है, आधुनिकीकरण के कारण क्या होगा, तो न्यू विजन, नई दृष्टि, क्या होगा, आपके पास सोचने का एक नजरिया होगा, नया सोच लेंगे आप, तो न्यू दृष्टि, आप ये नई दृष्टि लिख लें, कारण है नई दृष्टि, नई नए विचार, या नए विचार, आपके पास थॉट्स भी तो होने चाहिए, विचार होंगे, नए नए विचार आए। ठीक है, नई मूल पद्धति, नई मूल पद्धति, नई या नया संगठन, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नया संगठन, लिख रहे हैं, और नया संस्थान, इंस्टीट्यूशन, नया संस्थान, यही सारे कारण है कि आधुनिकीकरण हुआ। अब नए विचार आएंगे, नई सोचने की नजरिया होगा, दृष्टि होगी, है, नया संगठन होगा, नई मूल पद्धति होगी, नया संस्थान होगा, तो आधुनिकीकरण के फैक्टर बनेंगे, कारण बनेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मीन्स भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे। पहले समझा रहा हूं, समझिएगा पहले मैं, अब इसके आधार पर बात करूंगा। पहले ये पूरा पढ़ेंगे हम लोग, फिर हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में बात करेंगे, पूरा पढ़ेंगे हम लोग, कहां तक पढ़ेंगे, 1757 एडी तक पढ़ेंगे, प्लासी के युद्ध तक पढ़ेंगे। उसके बाद वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इंदिरा गांधी के तक पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का नाम हुआ करेंगे। तो ये हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखेंगे, तैयारी से चलेंगे। ठीक है, समझना ये है, एक फिगर दिमाग में ये बनाना है कि पढ़ना कहां से है, कहां से कहां तक पढ़ना है, वो पोर्शन कहलाएगा क्या। ठीक है, और फिर कहां से कहां तक पढ़ेंगे तो मध्यकालीन का भारत कहलाएगा। ठीक है, जब हम एक डिजाइनर के रूप में पढ़ेंगे ना, डिजाइन के रूप में चीजें हमको बड़े आराम से याद होती रहेंगी, हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन एंशियंट या एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्रोत के आधार, किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर करेंगे। जब स्रोत के आधार पर कर लेंगे तो हम औजार के आधार पर करेंगे कि कौन सा औजार जो है, हथियार औजार कब मिला था, किस युग का था वो, किस काल का था, तो हम औजार के आधार पर करेंगे। अभी हम लोग स्रोत के आधार पर कर रहे हैं, कौन कौन से स्रोत है। तो आपने नाम तो सुना होगा प्राक ऐतिहासिक काल, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो प्राक ऐतिहासिक काल का जो समय है वो सबसे पहले समय वही है, प्राक ऐतिहासिक काल। और इसको हम लोग बांटेंगे ऐसे, इसके कुछ पुरातात्विक साक्ष्य जुटाने का प्रयास करेंगे, क्या उस जमाने में, उस दौर में कुछ साक्ष्य हमको मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं कि नहीं मिले हैं, फिर साहित्यिक साक्ष्य कहीं है कि नहीं है, कहीं कुछ लिखा पढ़ी हुआ था उस टाइम की नहीं हुआ था, किसी को लिखने की पढ़ने का ज्ञान था भी या नहीं, और टाइम क्या था, जो प्राक ऐतिहासिक काल का समय है वो समय क्या कहलाया, कौन सा स्टार्टिंग समय क्या है उसका, 5 लाख ईसा पूर्व। पूरा जो आपका प्राक ऐतिहासिक काल है वो, उसका टाइम जो है वो 5 लाख ईसा पूर्व, हम लोग वहां से पढ़ेंगे कौन कौन से समय संस्कृतियां थी,
महत्वपूर्ण कौन सी संस्कृति हुआ करती थी? तो याद रखिएगा, प्राक ऐतिहासिक काल में दो चीजें आपको याद रखना है। पहला, आपको ये याद रखना है कि क्या उस समय पुरातात्विक साक्ष्य हमको प्राप्त हुए थे? तो हाँ, हुए थे। मतलब हमें प्राक ऐतिहासिक काल की साक्ष्य में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य नहीं। उस समय साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। समय क्या होगा? 5 लाख ईसा पूर्व। कौन कौन से समय महत्वपूर्ण संस्कृतियां थी? तो आप याद रखिएगा, एक पाषाण युगीन संस्कृति। कौन सी संस्कृति थी? पाषाण युगीन संस्कृति। हम लोग बात यहीं पे ऐसे करें, ये मिटा सकते हैं? पढ़ने का मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पहले तो हम लोग लिखेंगे एक हेडिंग के तौर पे, थोड़ा सा ऐसे मैं समझा दूं आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मैं प्राचीन की बात कर रहा हूँ तो उसी की बात करूंगा। किसके आधार पर करेंगे? तो पहले तो आप जान लीजिएगा, स्रोतों के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस। किसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी? स्रोत के आधार पर। क्लियर है? तो कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे। यहीं से समझेंगे, वो बना के रखिएगा और समझते चलेंगे साथ साथ। तो पहला जो क्या आया? प्राक ऐतिहासिक काल। क्या आया? प्राक ऐतिहासिक काल। याद रखिएगा आप लोग, प्राक ऐतिहासिक काल। क्लियर? हम लोग किसके आधार पर पहले करेंगे? पुरातात्विक साक्ष्य। किसके आधार पर? अगर इंग्लिश में लिख दूं क्या? इंग्लिश में लिख दूं? हिंदी सही है। प्री हिस्टोरिकल पीडी, प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जो है पुरातात्विक साक्ष्य जुटाने का प्रयास करेंगे कुछ इस तरह से। मैं इसको मिटा रहा हूं। पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे। ठीक है? पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा हम लोग क्या याद करेंगे? साहित्यिक साक्ष्य। आवाज नहीं करेंगे? साहित्यिक साक्ष्य। क्लियर? आप लोग तो नहीं करोगे। मैं और मैं कर क्या रहा हूं, याद रखिएगा। प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीढ़ी, प्राक ऐतिहासिक काल। और क्या इसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे? हाँ थे। तो मैं ये कह सकता हूं पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। तो मैं यहाँ पे काट दूं। क्लियर है? समय अवधि क्या है? तो हम लोग लिखेंगे समयावधि। तो बताओ क्या थे? समय क्या था? क्लियर है? आ रहा है? देखो उस पे आ रहा है, छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है? जरा छोटा हो तो बताओ ना उसको। ठीक। क्लियर है? समय क्या होगा? ये होगा। उस समय महत्वपूर्ण संस्कृतियां कौन थी? तो पाषाण युगीन संस्कृति। कौन सी? तो हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट कल्चर, महत्वपूर्ण संस्कृतियां। महत्वपूर्ण संस्कृतियां तो कौन थी महत्वपूर्ण संस्कृति उस समय? बताइएगा। पाषाण युगीन संस्कृति। याद रखिएगा इसमें, इसका तो समय है ना, वो 5 लाख एडी टू 350 मतलब यहां से लेकर के यहां तक का समय जो है वो। और इसी को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल, या इसको हम लोग कहते हैं प्राग, हाँ, इसको ये भी कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। तो 5 लाख ईसा पूर्व के आसपास पाषाण युगीन संस्कृति पाई गई। और चूंकि
3500 बीसी तक जाना है, तो इसमें एक संस्कृति और मिली थी, इसका नाम रहा है ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति। ठीक है, आप प्रागैतिहासिक काल कह दो या प्रागैतिहासिक काल कह दो, बात एक ही है। दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल। क्या था? आद्य ऐतिहासिक काल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। समझते चले गए, बना के रखे ना तो बना लीजिएगा, समझने का ज्यादा प्रयास करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे? तो हाँ थे, पुरातात्विक साक्ष्य हमको उपलब्ध थे। क्या साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध थे? तो मैं नहीं कह सकता कि उपलब्ध नहीं थे या थे, इसलिए क्वेश्चन का विषय है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं कि कन्फर्म नहीं है। क्लियर है? समय क्या है हमारा? तो समय हमारा होगा 3500 बीसी टू 600 बीसी। कौन सी संस्कृतियां पाई गई थी उस समय? तो पाई गई थी हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति। कौन सी संस्कृति? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो हम लोग अब ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे। क्लियर है? मैं बताता हूं ऐतिहासिक काल। तो क्या पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे? बिल्कुल थे। साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध थे? बिल्कुल थे। समय क्या होगा हमारा? 600 बीसी से 750 एडी। बीसी ही है सब, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। संस्कृतियां कौन कौन सी पाई गई थी? इसमें कौन कौन संस्कृति पाई गई थी? तो महाजनपद सभ्यता, महाजनपद सभ्यता, मौर्य सभ्यता, मौर्योत्तर सभ्यता, गुप्त सभ्यता और गुप्तोत्तर सभ्यता। महाजनपद सभ्यता, और मौर्य सभ्यता, और मौर्योत्तर सभ्यता, मौर्योत्तर सभ्यता, गुप्त सभ्यता और गुप्तोत्तर सभ्यता। आया? बना लिया? कैसे पढ़ेंगे? प्राक ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, हाँ उपलब्ध थे। साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। समय क्या होगा? 5 लाख बीसी टू 3500 बीसी। कौन कौन सी सभ्यता से पाई गई थी? तो पाषाण युगीन संस्कृति, कैसे? और ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति, दो संस्कृतियां पाई गई थी, पाषाण युगीन संस्कृति और ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति। तो हम लोग पाषाण युगीन संस्कृति को पढ़ेंगे और ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति को पढ़ेंगे। उसके बाद में कौन है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे? हाँ थे। साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध थे? नहीं पता थे या नहीं थे, कुछ प्रश्नवाचक है। ठीक है, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, हम नहीं कह सकते कि नहीं थे और नहीं कह सकते कि थे। समय क्या होगा? 3500 बीसी से 750, तो सॉरी 3500 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, कौन सी संस्कृति से पाई गई थी? हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, है ना, सिंधु सभ्यता। ठीक है, और वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में आएंगे, तो ऐतिहासिक काल का जो समय होगा 600 बीसी से 750 एडी का होगा। तो वहां हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य सभ्यता, मौर्योत्तर सभ्यता, गुप्त सभ्यता और गुप्तोत्तर सभ्यता, मतलब इसमें महाजनपद काल आएगा, मौर्य काल आएगा, मौर्योत्तर काल आएगा, गुप्त काल आएगा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, है ना, ये सारे शासक आएंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोग वहां तक पढ़ेंगे और समय हमारा यहाँ तक आ जाएगा। जैसे ये खत्म हो जाएगा, हमारा एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिर इतिहास में कुछ नहीं रह जाएगा एंशियंट में। तो इस तरह से हम लोगों ने किसके आधार पर किया? अभी स्रोत के आधार पर बंटवारा किया है। किसके आधार पर किया है? स्रोत के आधार। अब हम लोग बात करेंगे औजार के आधार पर, टूल्स, क्लासिफिकेशन ऑन टूल्स।
औजारों के आधार पर, कौन से औजार किस समय पाए गए, तो मैं उनकी पहचान कैसे करूंगा? अगर मुझे स्रोत के आधार पे ना करना हो, मुझे औजार के आधार पे इतिहास को जानना हो, प्राचीन इतिहास को, तो मैं कैसे जानूंगा? क्लियर है? प्रैक्टिकल